वेलकम एवरीवन। आज हम क्लास 10th जियोग्राफी स्टार्ट कर रहे हैं। क्लास 10th जियोग्राफी का फर्स्ट चैप्टर आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। वन शॉट वीडियो में हम ये पूरा चैप्टर आज हम डिस्कस करेंगे। वीडियो ज़रा लंबी होगी लेकिन वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि एक ही वीडियो में पूरा चैप्टर हम कंप्लीट करेंगे। अराउंड 80% नोट्स आपको इसी वीडियो में प्रोवाइड होंगे इस चैप्टर के। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए। हमारा चैप्टर क्या है? पहला फर्स्ट चैप्टर जो जियोग्राफी क्लास 10th का है, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। सबसे पहले क्या है? व्हाट इज रिसोर्स? रिसोर्स की डेफिनेशन क्या है? एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर इन्वायरमेंट विच कैन बी यूज टू सेटिस्फाई आवर नीड्स प्रोवाइडेड इट इज technologically accessible, economically feasible and culturally acceptable can be termed as resource। कोई भी चीज़ जो हमारे इन्वायरमेंट में अवेलेबल है, जिसको यूज़ करके हम सेटिस्फाई होंगे, हमारी नीड्स फुलफिल हो जाएगी, लेकिन हमारे पास टेक्नोलॉजी ऐसी होनी चाहिए कि उसको हम एक्सट्रैक्ट कर पाएँ और वो इकोनॉमिकली फीजेबल भी होना चाहिए, उसकी मनी वैल्यू होनी चाहिए, उसकी मॉनेटरी वैल्यू होनी चाहिए, उससे हमें उस रिसोर्स से हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट होनी चाहिए, उसके साथ साथ हमारा कल्चर भी एक्सेप्ट करना चाहे, हमारी सोसाइटी को भी उससे कोई नुकसान नहीं होना चाहे, तो उसको हम रिसोर्स कहेंगे। ये डेफिनेशन आपने एज इट इज़ यहीं से नोट करनी है, रिसोर्स की डेफिनेशन। नेक्स्ट स्लाइड में क्या है? नेक्स्ट स्लाइड है इंटर डिपेंडेंट रिलेशन बिटवीन नेचर, टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशन। यहाँ पर क्या, इस जो ट्राइंगल है आपकी बुक पर, इस ट्राइंगल के थ्रू आपको समझाया गया है कि इन तीन चीज़ों का, टेक्नोलॉजी, नेचर और इंस्टीट्यूशंस, इन तीन चीज़ों का आपस में इंटरडिपेंडेंट रिलेशन है। तो यहाँ पर इस ट्राइंगल के ज़रिए यहाँ पर बताया गया है कि ह्यूमन बीइंग थ्रू टेक्नोलॉजी का सहारा लेकर नेचर के साथ इंटरेक्ट करता है और इंस्टीट्यूशंस क्रिएट करता है। ह्यूमन बीइंग इंटरेक्ट विद नेचर थ्रू टेक्नोलॉजी एंड क्रिएट इंस्टीट्यूशंस टू एक्सेलरेट दियर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। और इंस्टीट्यूशंस जब बनते हैं तो इससे क्या होती है? हमारी कंट्री की इकोनॉमिक डेवलपमेंट होती है। यही है इंटरडिपेंडेंट रिलेशन बिटवीन नेचर, टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशंस। अगर कोई बच्चा इसके भी नोट्स बनाना चाहता है तो बना सकता है, शॉर्ट आंसर में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड क्या है हमारी? क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज। क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज क्या है? नेचुरल रिसोर्स है कुछ और कुछ ह्यूमन रिसोर्स है। फर्दर इनको क्लासीफाई किया है। तो इस चैप्टर में रिसोर्सेज को 4 कैटेगरीज में क्लासीफाई किया है। जो पहली क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। सेकंड क्लासिफिकेशन है क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टेबिलिटी। थर्ड क्लासिफिकेशन है क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। एंड फोर्थ क्लासिफिकेशन है क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। जो फर्स्ट क्लासिफिकेशन है क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन पर रिसोर्स को क्लासिफाई किया है 2 कैटेगरीज में, बायोटिक रिसोर्सेज एंड एबायोटिक रिसोर्सेज। बायोटिक मीन्स क्या होता है? बायो मीन्स होता है लाइफ। बायोटिक रिसोर्स वो रिसोर्स होते हैं जिनके अंदर लाइफ होती है, जिनके अंदर लाइफ होती है। एग्जाम्पल क्या है? प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, बैक्टीरिया है, फंगस है। ये क्या है? ये बायोटिक रिसोर्स है, इनके अंदर लाइफ प्रेजेंट है। और एबायोटिक रिसोर्स क्या है? वो रिसोर्स जो नॉन लिविंग थिंग्स से बने हैं, कंपोज्ड बाय नॉन लिविंग थिंग्स, जिनके अंदर कोई लाइफ नहीं है। एग्जाम्पल क्या है एबायोटिक रिसोर्स की? वाटर है, सॉइल है, लाइट है, एयर है। ये क्या है? ये एबायोटिक रिसोर्स। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन अगर पेपर में पूछा जाए क्लासिफाई रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, आपने बायोटिक और एबायोटिक वहां पर लिखना है। नेक्स्ट स्लाइड में इनकी डेफिनेशंस होगी। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, बायोटिक एंड एबायोटिक। बायोटिक रिसोर्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम बायोस्फीयर, और इनके अंदर लाइफ होती है। एग्जाम्पल ह्यूमन बीइंग है, फ्लोरा है, फाना है, फिशरीज एटसेट्रा। ये क्या है? बायोटिक रिसोर्सेज। एबायोटिक रिसोर्सेज कंपोज्ड ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स। एग्जाम्पल है रॉक्स हैं, मेटल्स हैं। ये है एबायोटिक रिसोर्स। ये पहली क्लासिफिकेशन है रिसोर्स की। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन क्या है? क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टेबिलिटी।
एग्जॉस्टेबिलिटी के बेसिस पर भी रिसोर्सेज को क्लासिफाई किया है दो कैटेगरीज में, रिन्यूएबल रिसोर्सेज एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। रिन्यूएबल रिसोर्सेज की एग्जांपल क्या है? सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है, हाइड्रो एनर्जी है, ओशन थर्मल एनर्जी है, टाइडल एनर्जी है। ये क्या है? यह है रिन्यूएबल रिसोर्सेज। रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जो जल्दी रिन्यू होते हैं, कुछ ही टाइम में फिर से रिन्यू होते हैं। अगर एक बार खत्म हो जाएंगे तो कुछ ही टाइम में फिर से रिन्यू होते हैं, तो उन रिसोर्सेज को कहा जाता है रिन्यूएबल रिसोर्सेज। और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जो अगर एक बार खत्म हो जाएंगे तो इनको मिलियंस ऑफ ईयर लगता है तैयार होने में, मिलियंस ऑफ ईयर लगते हैं फिर से रिप्रोड्यूस होने में। तो ये है डिफरेंस बिटवीन रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स की एग्जांपल है जैसे कोल है, पेट्रोलियम है, ये क्या है? नेचुरल गैस है, ये क्या है? नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। नेक्स्ट स्लाइड में इनकी डेफिनेशन होगी, तो आपने एज इट इज यहां से डेफिनेशन लिखनी है रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी। रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जो जल्दी ही रिन्यू होते हैं, रिप्रोड्यूस होते हैं बाय फिजिकल, केमिकल एंड मैकेनिकल प्रोसेस। एग्जांपल वही है सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी एटसेट्रा। इनको भी फर्दर डिवाइड किया है दो कैटेगरीज में रिन्यूएबल को, एक है कंटिन्यूअस और फ्लो। कंटिन्यूअस क्या है? कंटिन्यूअस है विंड एनर्जी, और फ्लो रिसोर्सेज कौन है? वाटर एनर्जी। नेक्स्ट है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। अभी हमने पढ़ा कि नॉन रिन्यूएबल वो रिसोर्सेज होते हैं जिनको मिलियंस ऑफ ईयर लगते हैं फिर से रिप्रोड्यूस होने में। इनकी एग्जांपल भी हमने देखी। इनको भी फर्दर डिवाइड किया है दो कैटेगरीज में नॉन रिन्यूएबल को, एक है रिसाइकलेबल नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, दूसरे है नॉन रिसाइकलेबल। रिसाइकलेबल क्या होते हैं? अगर हमने इनको एक बार यूज किया है फिर से हम उनका यूज कर सकते हैं। रिसाइकलेबल की एग्जांपल है मेटल्स, और नॉन रिसाइकलेबल की एग्जांपल है फॉसल फ्यूल। अगर आप अपनी व्हीकल में एक बार पेट्रोल या डीजल डालते हो तो वो खत्म होता है, वो एग्जॉस्ट होता है, उसका दोबारा कोई यूज नहीं है। तो यहीं से आपने डेफिनेशन लिखनी है। नेक्स्ट क्या है? क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप पर रिसोर्सेज को क्लासिफाई किया है फोर कैटेगरीज में: इंडिविजुअल रिसोर्स, कम्युनिटी ओन्ड, नेशनल रिसोर्स एंड इंटरनेशनल रिसोर्स। इंडिविजुअल रिसोर्स की एग्जांपल क्या है? होस, कार, किसी का प्लॉट, ये क्या है? एक इंडिविजुअल रिसोर्स है। इंडिविजुअल रिसोर्स क्या है? द रिसोर्सेज विच आर ओन्ड प्राइवेटली बाय इंडिविजुअल इज कॉल्ड इंडिविजुअल रिसोर्सेज। उसके बाद जो नेक्स्ट है कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्स। कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्स क्या है? कोई ग्रेजिंग ग्राउंड है, कोई पब्लिक पार्क है, कोई पॉन्ड है, ग्रेवयार्ड है, ऐसे रिसोर्स जो पूरे कम्युनिटी के हैं, जिस पर पूरी कम्युनिटी का हक है, पूरी कम्युनिटी उसको यूज कर सकते हैं, तो उन रिसोर्सेज को कहा जाता है कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्स। डेफिनेशन क्या लिखोगे आप? द रिसोर्सेज विच ओन्ड बाय कम्युनिटी आर सोसाइटी इज कॉल्ड कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्स। उसके बाद जो नेक्स्ट है नेशनल रिसोर्स। ऐसे अगर देखेंगे हम जर्नल में तो ओवरऑल जो कंट्री में रिसोर्स होते हैं, चाहे वो इंडिविजुअल है या कम्युनिटी है, सभी नेशनल रिसोर्स की कैटेगरी में ही आते हैं। क्योंकि आपने पढ़ा होगा जब नेशन को ज़रूरत होती है किसी प्राइवेट इंडिविजुअल की प्रॉपर्टी भी, तो गवर्नमेंट के पास लीगल पावर होती है, कुछ कंपनसेशन देकर उसे वो प्रॉपर्टी ली जाती है। तो उसके अलावा जो दूसरी कैटेगरीज है नेशनल रिसोर्स की, उसमें क्या आते हैं? मिनरल्स आते हैं, वाटर रिसोर्स है, फॉरेस्ट है, वाइल्ड लाइफ है। उसके बाद वाइल्ड लाइफ के बाद जो कोस्ट लाइन, जो कंट्री कोस्ट लाइन बनाती है, जैसे इंडिया कोस्ट लाइन बनाती है, इंडिया की 9 कोस्टल स्टेट्स हैं, गुजरात से लेकर वेस्ट बंगाल तक। तो जो हमारी जो कोस्टल बाउंड्री है, कोस्टल बाउंड्री से लेकर 12 न्यूटिकल माइल तक, सी में 12 न्यूटिकल माइल तक, ये भी जो वाटर है ये भी नेशन का ही रिसोर्स होता है। 12 न्यूटिकल माइल होता है अराउंड 22 किलोमीटर, तो ये भी नेशन का ही रिसोर्स होता है। उसके बाद इसकी डेफिनेशन आपने लिखनी होगी, तो सिंपल डेफिनेशन लिखोगे, ऑल द रिसोर्सेज विच आर अंडर द कंट्रोल ऑफ स्टेट एंड यूनियन गवर्नमेंट आर कॉल्ड नेशनल रिसोर्सेज। लास्ट कैटेगरी क्या है इस रिसोर्स की? इंटरनेशनल रिसोर्सेज। इंटरनेशनल रिसोर्सेज आर
regulated by international institution। इंटरनेशनल रिसोर्सेज को कोई कंट्री खुद से यूज नहीं कर सकती है, कोई एक या दो कंट्री नहीं यूज कर सकती है, वही कंट्रीज यूज कर सकती है जिनको परमिशन होगी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस की। इंटरनेशनल रिसोर्स की डेफिनेशन एग्जांपल क्या है, जैसे हमने अभी पढ़ा 12 न्यूटिकल माइल तक ये नेशनल रिसोर्स होता है। उसके बाद बियॉन्ड 200 न्यूटिकल माइल ये क्या आता है, इंटरनेशनल रिसोर्स। इसे ओपन सी भी कहा जाता है, ये इंटरनेशनल रिसोर्स की कैटेगरी में आता है। तो इंटरनेशनल रिसोर्स की डेफिनेशन क्या है, द रिसोर्सेज विच आर owned by the resources which are not owned by any specific country which regulated by international institutions, such resources are called international resources। अब लास्ट क्लासिफिकेशन है रिसोर्सेज की, क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट पर भी रिसोर्सेज को 4 कैटेगरीज में क्लासिफाई किया है। फर्स्ट कैटेगरी क्या है, पोटेंशियल रिसोर्स। पोटेंशियल रिसोर्स को हमने समझना है, एग्जांपल है हमारी जो 2 स्टेट्स हैं गुजरात और राजस्थान। गुजरात और राजस्थान ये क्या है, ट्रॉपिकल कंट्रीज हैं। यहाँ पर जो पोटेंशियल है बहुत, यहाँ पर विंड एनर्जी भी हम बहुत प्रोड्यूस कर सकते हैं और सोलर एनर्जी भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। इन स्टेट्स में क्षमता बहुत है, पोटेंशियल बहुत है, लेकिन इन एनर्जी को प्रोड्यूस करने में जो टेक्नोलॉजी लगती है वो टेक्नोलॉजी बहुत कॉस्टली है, बहुत महंगी है। तो हम इस रिसोर्सेज को यहाँ पर पूरा प्रोड्यूस नहीं कर सकते। जितनी यहाँ पर हमें नेचर की तरफ से मिलती है सोलर एनर्जी, तो हम पूरे को एक्सट्रैक्ट यहाँ पर नहीं कर सकते, क्योंकि टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं है, टेक्नोलॉजी बहुत महंगी है, बहुत कॉस्टली है। तो इन रिसोर्सेज को कहा जाता है पोटेंशियल रिसोर्सेज, जहां पर क्षमता है, किसी रीजन में क्षमता है, लेकिन टेक्नोलॉजी की वजह से हम एक्सट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हैं पूरी वो रिसोर्सेज, तो उन रिसोर्सेज को कहा जाता है पोटेंशियल रिसोर्सेज। डेफिनेशन एज इट इज यहां से आपने नोट करनी है। नेक्स्ट क्या है, डेवलप्ड रिसोर्सेज। डेवलप्ड रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जिनकी पहले सर्वे की गई, उसके बाद मैपिंग हुई, उसके बाद हमें पता है क्वालिटी क्या है इन रिसोर्सेज की, क्वांटिटी क्या है रिसोर्सेज की। मतलब डेवलप्ड रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जो डेवलप्ड है, जिनको हम प्रेजेंट में यूज कर रहे हैं, तो उन रिसोर्सेज को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, डेवलप्ड रिसोर्स। उन रिसोर्स को कहा जाता है। इसकी एग्जांपल भी आपने यहीं से लिखनी है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है स्टॉक। थर्ड कैटेगरी है क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट में क्या है, स्टॉक। स्टॉक क्या है, इसकी एग्जांपल है जैसे वाटर। वाटर किस किस से बना है, किस हाइड्रोजन और O2, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से वाटर बना है। तो ये दोनों ही, ऑक्सीजन तो बहुत इंपॉर्टेंट फ्यूल है, उसके साथ साथ हाइड्रोजन तो बहुत इंपॉर्टेंट फ्यूल है, आपको पता है, उसके साथ साथ ऑक्सीजन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ह्यूमन बींग्स को जिंदा रखने के लिए तो ऑक्सीजन की बहुत ज़रूरत होती है, लेकिन हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है इन दोनों को हम वाटर से अलग करें, इन दोनों को हम वाटर से अलग करें, हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है। तो इन रिसोर्सेज को कहा जाता है स्टॉक। एग्जांपल क्या है, रेफर्स टू मटेरियल इन द एनवायरनमेंट विच हैव पोटेंशियल। इसके अंदर पोटेंशियल है क्योंकि इसके अंदर हाइड्रोजन भी है, वाटर के अंदर ऑक्सीजन भी है, पोटेंशियल है, ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई कर सकते हैं दोनों, लेकिन हमारे पास एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी नहीं है इनको हम एसेस करें, इनको हम एक्सट्रैक्ट करें, वाटर से हम एक्सट्रैक्ट करें हाइड्रोजन भी और ऑक्सीजन भी। तो इन रिसोर्सेज को कहा जाता है पोटेंशियल रिसोर्सेज। पोटेंशियल तो है लेकिन हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है, इनको हम वाटर से अलग करेंगे, तो इन रिसोर्सेज को कहा जाता है पोटेंशियल रिसोर्सेज। नेक्स्ट क्या है, रिजर्व्स। रिजर्व्स क्या होता है, सबसेट ऑफ स्टॉक। रिजर्व्स क्या होते हैं, ऐसे रिसोर्सेज जिनको हमने फ्यूचर के लिए रखा होता है, जैसे फॉरेस्ट है, जिनको हमने फ्यूचर के लिए रखा होता है कुछ बचा के, उसको कहा जाता है रिजर्व, उसको कहा जाता है रिजर्व। जो फ्यूचर रिक्वायरमेंट होगी, फ्यूचर जनरेशन की नीड्स होगी, उनके लिए जो हमने बचा के कुछ रिसोर्सेज रखे होते हैं उनको कहा जाता है रिजर्व्ड रिसोर्सेज। तो यहां से आपने डेफिनेशन नोट डाउन करनी है। उसके बाद जो नेक्स्ट स्लाइड है, नेक्स्ट स्लाइड क्या है, प्रॉब्लम क्रिएटेड बाय इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ रिसोर्सेज बाय मैन। कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हुई जिस मैन ने इनडिस्क्रिमिनेट यूज किया,
एक्स्ट्रा यूज कर रहा है ह्यूमन बीइंग रिसोर्सेज का, तो उससे कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हो रही है। तो फर्स्ट क्या है, मैनी रिसोर्सेज गॉट डिप्लीटेड, बहुत सारे रिसोर्स डिप्लीट हो गए इनडिस्क्रिमिनेट यूज करने से, जो ह्यूमन बीइंग कर रहा है, जैसे फॉरेस्ट डिप्लीट हो रहा है दिन ब दिन। उसके बाद दूसरी प्रॉब्लम इससे क्या क्यों हो गई, रिसोर्सेज क्यों डिप्लीट होने लगे, प्रॉब्लम्स क्यों क्रिएट होने लगी, क्योंकि रिसोर्सेज कुछ ही लोगों के हाथों में है, कुछ ही लोगों के हाथों में है, इससे भी एक प्रॉब्लम्स होने लगी। जब रिसोर्सेज गॉट एक्यूमुलेटेड इन द हैंड्स ऑफ फ्यू पीपल, जब रिसोर्सेज कुछ ही लोगों के हाथ में है, इससे कौन सी प्रॉब्लम्स होने लगी सोसाइटी में, जो गैप था रिच और पोर के बीच में, ये बढ़ता जा रहा है। और पीपल्स, कंट्री के पीपल्स डिवाइड हुए रिच और पोर में, जिनके पास में ज़्यादा रिसोर्सेज आए वो अमीर हो गए, और जिनके पास रिसोर्सेज बहुत कम है वो गरीब है। कुछ हमारी स्टेट्स हैं जहाँ पर रिसोर्सेज बहुत कम है, लेकिन कुछ ऐसी स्टेट्स हैं जहाँ पर रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा है। नेक्स्ट क्या है, जो एक्स्ट्रा यूज हम कर रहे हैं, इनडिस्क्रिमिनेट यूज कर रहे हैं, इससे और कौन सी प्रॉब्लम हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ओजोन लेयर डिप्लेशन हो रहा है, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रहा है, और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही है क्रिएटेड बाय जो इनडिस्क्रिमिनेट यूज कर रहा है रिसोर्सेज का ह्यूमन बीइंग। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट स्लाइड है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सबसे पहले सस्टेनेबल डेवलपमेंट टर्म कहां से आई, टर्म कहां से आई, अर्थ समिट हुआ था, अर्थ समिट हुआ था 1992 में। ये कहां पर हुआ था, रियो डी जेनेरियो, रियो डी जेनेरियो ब्राजील में एक जगह है, वहां पर यह अर्थ समिट हुआ था 1992 में। अराउंड हंड्रेड्स ऑफ हेड वहां पर गए थे, वहां पर मीटिंग हुई थी, हंड्रेड्स ऑफ हेड वहां पर गए थे, और वहां पर जो हमारे इन्वायरमेंट में प्रॉब्लम्स हो रही है उन प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया था। और वहां पर एक एजेंडा 21, एक डिक्लेरेशन, तो उस पर सभी कंट्रीज ने, वहां पर जितनी भी कंट्रीज वहां पर गई थी उन्होंने साइन किया था। एजेंडा 21 में यही था कि हमने अपने इन्वायरमेंट को कैसे बचाना है, हमने इन्वायरमेंट को कैसे बचाना है। जैसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर डिप्लेशन एटसेट्रा, इसको कैसे हमने बचाना है। उसके बाद सस्टेनेबल डेवलपमेंट वहीं से टर्म निकल के आई। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट से पहले मिलेनियम डेवलपमेंट गोल थे, मिलेनियम डेवलपमेंट में 8 गोल थे, लेकिन सस्टेनेबल डेवलपमेंट में 17 गोल हैं। हर कंट्रीज ने कोशिश करनी है, जिन जिन कंट्रीज ने ये एजेंडा 21 साइन किया था, इंडिया ने भी साइन किया है, तो इन गोल्स पर काम करना है। जितनी भी प्रॉब्लम्स इन्वायरमेंट रिलेटेड है, तो 17 गोल है। जैसे फर्स्ट गोल है जीरो पॉवर्टी, जीरो हंगर, ऐसे गोल्स हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के। एक्वेटिक लाइफ, लाइफ बिलो वाटर, लाइफ अबोव लैंड, तो बहुत सारे गोल हैं क्लाइमेट को बचाने के लिए। तो यही सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या बोलती है, आपने ऐसी डेवलपमेंट करनी है, मतलब आप रिसोर्सेज का यूज करो, रिसोर्सेज का यूज करो, लेकिन रिसोर्सेज का हमने ऐसे यूज करना है हमारे इन्वायरमेंट को कोई भी डैमेज नहीं होना चाहे, और उसके साथ साथ जो फ्यूचर जनरेशन के लिए रिसोर्सेज है उनके साथ कोई हमने कंप्रोमाइज नहीं करना है। मतलब जैसे अगर हमारे पास पेट्रोलियम है, पेट्रोलियम 100% है, हमने पहले ही रखा कि 50% हम रखेंगे फ्यूचर जनरेशन के लिए, तो हमने वो 50% का यूज नहीं करना है। फ्यूचर जनरेशन के रिसोर्सेज से हमने कंप्रोमाइज नहीं करना है। डेफिनेशन आप यहां से लिखना, ऐसी डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट आप करो, रिसोर्सेज का यूज करके इकोनॉमिक डेवलपमेंट करो, लेकिन इन्वायरमेंट में कोई हार्म नहीं होना चाहिए। द इकोनॉमिक डेवलपमेंट विच डज नॉट डैमेज द इन्वायरमेंट एंड एट द सेम टाइम takes care of the needs of the future generation is called sustainable development. नेक्स्ट स्लाइड में क्या है, रिसोर्स प्लानिंग, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहीं से आपने नोट करना है। तो रिसोर्स प्लानिंग क्या है, रिसोर्स प्लानिंग क्यों जरूरी है। रिसोर्स प्लानिंग इज अ टेक्निक और स्किल ऑफ प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स। रिसोर्स प्लानिंग इंडिया में इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इंडिया की बहुत सारी स्टेट्स है, जैसे अगर आप एग्जांपल लेंगे, जैसे छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़, झारखंड, यहाँ पर हमें मिनरल्स, कोल बहुत पाया जाता है। दूसरी स्टेट्स हम देखेंगे राजस्थान, गुजरात, यहाँ पर सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी हमें ठीक ठाक मिलती है। लेकिन कुछ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है जहाँ पर हमें ये रिसोर्सेज नहीं देखने को मिलते हैं। राजस्थान में सोलर एनर्जी मिलती है लेकिन वहाँ पर वाटर की कमी बहुत है। तो रिसोर्स प्लानिंग बहुत ज़रूरी है। इससे आपको पता है कि रिसोर्स की जो डिस्ट्रीब्यूशन हुई है वो अनइवन हुई है,
हमारे इंडिया की अगर बात करेंगे तो हर जगह हमें सेम रिसोर्सेज नहीं पाए जाते हैं, किसी स्टेट में ज़्यादा, किसी में कम, किसी स्टेट में कोई और रिसोर्स पाया जाता है, किसी स्टेट में कोई और, तो कोई किसी स्टेट में बहुत ही कम रिसोर्स पाए जाते हैं। जैसे यूटी हमारी लद्दाख है, बहुत कम रिसोर्स वहाँ पर पाए जाते हैं। तो हमने रिसोर्स प्लानिंग ऐसी करनी है हमारी कंट्री में हर रीजन में रिसोर्सेज पहुँच सके, सभी रिसोर्सेज। इससे क्या होगा, कंट्री का हर रीजन डेवलप होगा और कंट्री एक डेवलप्ड कंट्री बनेगी। तो स्टेजेस ऑफ रिसोर्स प्लानिंग क्या है, कैसे हमने रिसोर्स प्लानिंग करनी है। पहली स्टेज है आइडेंटिफिकेशन एंड लिस्टिंग ऑफ रिसोर्सेज। सबसे पहली स्टेज में हमने रिसोर्सेज को आइडेंटिफाई करना है और उनकी लिस्ट हमने तैयार करनी है। इसमें इस स्टेज में क्या होगा, पहले सर्वे होगी, उसके बाद मैपिंग होगी, उसके बाद मेजरमेंट ऑफ रिसोर्सेज होगी, रिसोर्स की क्वालिटीज़ कैसी है, रिसोर्स की क्वांटिटीज़ कितनी है। आर द रिसोर्सेज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज़ अंडरटेकन इन दिस स्टेज। पहली स्टेज में क्या क्या होता है, रिसोर्स की सर्वे होती है, मैपिंग होती है, उसके बाद मेजरमेंट ऑफ रिसोर्स होती है, क्वालिटी कैसी है और क्वांटिटी कैसी है। ये फर्स्ट स्टेज में होता है रिसोर्स प्लानिंग की फर्स्ट स्टेज में। जो सेकंड स्टेज है इसमें क्या होता है, प्लानिंग फॉर एक्सप्लॉइटेशन, कैसे हमने रिसोर्स को एक्सप्लॉइट करना है। डेवलप अ प्लान स्ट्रक्चर विद सूटेबल टेक्नोलॉजी, हमारे पास इस स्टेज में सूटेबल टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, हमारे पास स्किल्ड मैन होने चाहिए, हमारे पास इंस्टीट्यूशनल सेटअप होना चाहिए। सेकंड स्टेज में हमने ये करना है। सेकंड स्टेज में पहले हमारे पास टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, हम रिसोर्स को एक्सट्रैक्ट कर पाएँ, उसके बाद स्किल्ड वर्कर हमारे पास होने चाहिए जो इस टेक्नोलॉजी को ऑपरेट करें, उसके बाद हमारे इंस्टीट्यूशंस होने चाहिए, तब जाके ये पॉसिबल होगा रिसोर्स प्लानिंग। ये सेकंड स्टेज है। थर्ड स्टेज में क्या है, हमारा जो मैच रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान, हमारा जो रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान है वो मैच होना चाहे नेशनल डेवलपमेंट प्लान से। ये थर्ड स्टेज है रिसोर्स प्लानिंग की। नेक्स्ट क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ रिसोर्स प्लानिंग। वीडियो ज़रा लेंथी होगी लेकिन फुल चैप्टर यहाँ पर डिस्कस होगा, तो आपको नोट्स भी यहीं से प्रोवाइड होंगे। जैसे इंपॉर्टेंस ऑफ रिसोर्स प्लानिंग यहीं से आपने नोट करना है। इंपॉर्टेंस क्या है रिसोर्स प्लानिंग की, रिसोर्स प्लानिंग क्यों जरूरी है। इट इज नेसेसरी फॉर बैलेंस डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। अगर बैलेंस डेवलपमेंट इंडिया की करनी है तो रिसोर्स प्लानिंग बहुत जरूरी है। तो इंपॉर्टेंस क्या है, पहली इंपॉर्टेंस है रिसोर्स प्लानिंग की। सम रीजन ऑफ इंडिया आर रिच इन सर्टन रिसोर्सेज। अभी हमने पढ़े कुछ रीजन इंडिया के बहुत रिच हैं सर्टन रिसोर्सेज में, एंड पोर इन सम अदर रिसोर्सेज। जैसे राजस्थान में तो सोलर एनर्जी बहुत मिलती है लेकिन वहाँ पर वाटर की कमी है, वाटर भी कमी है। लेकिन अगर हम देखेंगे अरुणाचल प्रदेश, वहाँ पर वाटर रिसोर्स बहुत ज़्यादा है लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। तो ये है। दूसरा क्या है, एग्जाम्पल यहीं पर है, यही एग्जाम्पल है, राजस्थान इज पोर इन वाटर रिसोर्सेज बट रिच इन सोलर एंड विंड एनर्जी। सेकंड क्या है इंपॉर्टेंस, सम रीजन आर सेल्फ सफिशिएंट वाइल अदर रीजन आर वेरी पोर इन इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज। कुछ रीजन जो है सेल्फ सफिशिएंट है, उनको दूसरे रीजन की ज़रूरत नहीं है, अपने ही स्टेट में सब कुछ निकलता है। लेकिन कुछ रीजन जो है वो बहुत पोर है इस कैटेगरी में। तो अगर हम रिसोर्स प्लानिंग नहीं करेंगे, वो जो पोर रीजन है वो दिन ब दिन पोर ही होता जाएगा। एग्जाम्पल, जो मध्य प्रदेश है रिच इन मैनी रिसोर्सेज, लेकिन जो लद्दाख है वो पोर है बहुत सारे रिसोर्सेज में। तो इसीलिए रिसोर्स प्लानिंग बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट क्या है, वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज कैन बी अवॉइडेड बाय प्लानिंग। अगर हम प्लानिंग करेंगे, जो रिसोर्स हम यूज़ करते करते वेस्ट हमसे होता है वो वेस्टेज नहीं होगी प्लानिंग से अगर हम यूज़ करेंगे, अगर हमारे पास रिसोर्स प्लानिंग होगी। नेक्स्ट क्या है, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन कैन बी रिड्यूस्ड। अगर हम प्लानिंग से रिसोर्स का यूज़ करेंगे, जो इन्वायरमेंट डिग्रेड होता जा रहा है, इन्वायरमेंट पोल्यूशन होता जा रहा है, दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, वो भी कम होगा। उसके बाद ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज कैन बी अवॉइडेड। जो ओवर एक्सप्लॉयटेशन है रिसोर्सेज का वो भी खत्म हो जाएगा, वो भी अवॉइड होगा। किससे, रिसोर्स प्लानिंग से। आपने यहीं से नोट करना है इंपॉर्टेंस ऑफ रिसोर्स प्लानिंग। नेक्स्ट स्लाइड क्या है, रिसोर्स कंजर्वेशन। रिसोर्स को हमने कैसे कंजर्व करना है। प्लान्ड यूज ऑफ रिसोर्सेज इन ऑर्डर टू मीट प्रेजेंट नीड एंड टू स्टोर अ पार्ट ऑफ द फ्यूचर जनरेशन इज कॉल्ड रिसोर्स कंजर्वेशन। रिसोर्स कंजर्वेशन क्या है, हमारे पास एक प्लान होना चाहिए कैसे हमने रिसोर्स को यूज करना है। इन ऑर्डर टू मीट, हमारी उस प्लान से क्या होगा, उस प्लानिंग से क्या होगा, जो प्रेजेंट में हमारी नीड होगी तो वो भी फुलफिल हो जाएगी, और उसके बाद कुछ पार्ट जो रिसोर्सेज का हम स्टोर करके रख पाएंगे फ्यूचर जनरेशन के लिए। तो इसी को कहा जाता है रिसोर्स कंजर्वेशन। रिसोर्स कंजर्वेशन क्यों जरूरी है, इंपॉर्टेंस ऑफ रिसोर्स कंजर्वेशन, ये भी आपने यहां से नोट करना है।
मैनी रिसोर्सेज आर रिन्यूएबल, रिसोर्स कंजर्वेशन क्यों जरूरी है? मैनी रिसोर्सेज आर रिन्यूएबल एंड एग्जॉस्टेबल, मैनी रिसोर्सेज आर नॉन रिन्यूएबल एंड एग्जॉस्टेबल, बहुत सारे रिसोर्सेज नॉन रिन्यूएबल हैं और वो एग्जॉस्टेबल भी है। इफ वी कंजर्व देम वी कैन यूज देम फॉर अ लॉन्गर पीरियड टाइम, अगर हम इन रिसोर्सेज को कंजर्व करके रखेंगे, बचा करके रखेंगे, थोड़ा थोड़ा यूज करेंगे, तो इससे क्या होगा, हम लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम तक इनको यूज कर पाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज हेल्प्स अस टू रिड्यूस वेस्टेज, रिसोर्स कंजर्वेशन से क्या होगा, जो वेस्टेज होती है रिसोर्सेज की वो भी कम होगी। उसके बाद इट विल हेल्प इन इकोनॉमिक प्रोग्रेस, इससे क्या होगी, इकोनॉमिक प्रोग्रेस होगी हमारी। अगर रिसोर्सेज को हम इसी तरह यूज करेंगे, प्लान वे में यूज करेंगे, रिसोर्सेज का वेस्टेज नहीं होगा, तो इससे क्या होगी, इकोनॉमिक प्रोग्रेस होगी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी कंट्री की। उसके बाद रिसोर्सेज कंजर्वेशन हेल्प्स अस टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट, रिसोर्स कंजर्वेशन से क्या होगा, हमारे एनवायरनमेंट की भी प्रोटेक्शन होगी। नेक्स्ट स्लाइड क्या है, गांधी जीज आइडियाज आर रिसोर्स कंजर्वेशन, गांधी जी ने क्या आइडिया दिया है, गांधी जी ने बोला कि हमारा जो एनवायरनमेंट है, हमारी जो धरती है, हमारी जो ज़मीन है, यहाँ पर हर इंसान की नीड फुलफिल हो सकती है, यहाँ पर बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, लेकिन किसी का लालच यहाँ पर पूरा नहीं हो सकता है, जो लालची पीपल है उनका लालच यहाँ पर पूरा नहीं हो सकता है। गांधी जी ने क्या बोला है, ये भी आप नोट करना है, अकॉर्डिंग टू गांधी जी देयर इज एनफ फॉर एवरीबॉडीज नीड, यहाँ पर एनफ है, हर एक की नीड यहाँ पर फुलफिल हो जाएगी, एंड नॉट फॉर एवरीबॉडीज ग्रीड, लेकिन किसी के लालच के लिए यहाँ पर पूरा नहीं, क्योंकि लालच बहुत बुरी चीज़ होती है। इंसान को अगर 1 यूनिट की ज़रूरत होती है तो वो 10 यूनिट घर में रखेगा, ज़रूर, यही इसी को बोलते हैं लालच। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ग्रीडी एंड सेल्फिश इंडिविजुअल एंड एक्सप्लॉइटेटिव नेचर ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी आर द रूट काज ऑफ रिसोर्स डिप्लेशन। गांधी जी ने नेक्स्ट पॉइंट में क्या बोला है, जो ग्रीडी और जो सेल्फिश लोग हैं और उसके साथ जो एक्सप्लॉइटेटिव नेचर है, उसके साथ साथ मॉडर्न टेक्नोलॉजी, ये क्या है, रूट काज है हमारे रिसोर्स डिप्लेशन की। उसके बाद लास्ट में क्या बोला, ही वाज अगेंस्ट मास प्रोडक्शन, आपने पढ़ा होगा गांधी जी इसके अगेंस्ट थे मास प्रोडक्शन के, क्योंकि फैक्ट्रीज में मशीनों के जरिए नहीं होनी चाहिए प्रोडक्शन, क्योंकि इससे बहुत प्रोडक्शन होती है, तो इसी से हमारे रिसोर्स ज़्यादा डिप्लीट होते हैं, ख़त्म होते हैं। गांधी जी वाज अगेंस्ट मास प्रोडक्शन एंड ही वांटेड टू रिप्लेस इट विद प्रोडक्शन बाय मास, गांधी जी मास प्रोडक्शन के अगेंस्ट थे और वो चाहते थे प्रोडक्शन होगी विद मासेस, बहुत सारे लोग इकट्ठा होकर खुद से प्रोडक्शन करें, मशीनों के जरिए प्रोडक्शन नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड में क्या है, लैंड डिग्रेडेशन, नेक्स्ट स्लाइड है लैंड डिग्रेडेशन, लार्ज स्केल सॉइल इरोजन काज्ड बाय रनिंग वाटर एंड विंड। लैंड डिग्रेडेशन में क्या आपने लिखना है, पहला पॉइंट है लार्ज स्केल सॉइल इरोजन काज्ड बाय रनिंग वाटर। लार्ज स्केल सॉइल इरोजन कैसे होता है, जब रनिंग वाटर का फ्लो बहुत फास्ट होता है, उसके साथ साथ विंड भी बहुत तेज होती है, इससे लार्ज स्केल में सॉइल इरोजन होती है। तो लैंड डिग्रेडेशन में क्या क्या है, डंपिंग ऑफ वेस्ट मटेरियल फ्रॉम माइनिंग सेंटर्स एंड इंडस्ट्रियल यूनिट्स, ये भी एक काज है लैंड डिग्रेडेशन का। उसके बाद जो ओवर इरिगेशन होती है, लीड टू इंक्रीज इन सैलिनिटी एंड एल्कलिनिटी इन द सॉइल। उसके बाद ओवर ग्रेजिंग भी होती है बाय एनिमल्स एंड डिफॉरेस्टेशन बाय मैन, ये भी काज है। उसके बाद वेस्ट वाटर फ्रॉम द इंडस्ट्रियल यूनिट पोल्यूट द लैंड, जो वेस्ट वाटर केमिकल उसे मिक्स होता है, जो इंडस्ट्रीज से रिलीज किया जाता है, तो उससे क्या होती है, हमारी जो लैंड होती है वो पोल्यूट होती है। मिनरल प्रोसेसिंग लाइक ग्राइंडिंग ऑफ लाइमस्टोन फ्रॉम सीमेंट इंडस्ट्री एंड कैलकाइट एंड सोप स्टोन फॉर ceramic industry creates lots of dust. This dust is deposited in the neighboring land. तो ये लैंड डिग्रेड इससे होती है। इन वजह से ये मेजर इशू है जिनकी वजह से हमारी लैंड डिग्रेड होती है। पहला क्या है, डंपिंग ऑफ वेस्ट मटेरियल। दूसरा क्या है, जब हम ओवर इरिगेशन करते हैं। थर्ड क्या है, ओवर ग्रेजिंग होती है, एनिमल्स के जरिए हम करवाते हैं। डिफॉरेस्टेशन ह्यूमन बीइंग करते हैं। वेस्ट जो इंडस्ट्रियल यूनिट से निकलता है उससे हमारी लैंड पोल्यूट होती है। और उसके बाद मिनरल प्रोसेसिंग में वहाँ से क्या होता है, जो साथ वाली लैंड होती है बहुत सारी डस्ट वहाँ से आती है, तो ये दिस डस्ट इज डिपॉजिट, हम ये डस्ट डिपॉजिट होती है हमारी जो नेबरिंग लैंड होती है इंडस्ट्रीज के साथ में, तो इससे क्या होती है, हमारी
जो लैंड होती है वो डिग्रेड होती है। नेक्स्ट क्या है? लैंड कंजर्वेशन। नेक्स्ट है लैंड कंजर्वेशन मेजर। कैसे हमने लैंड को कंजर्व करना है, कौन से मेजर्स है, कौन से स्टेप्स है? पहला है सॉइल इरोजन कैन बी प्रिवेंटेड। कैसे हम सॉइल इरोजन को प्रिवेंट कर सकते हैं? बाय एंडिंग डिफॉरेस्टेशन। हमने डिफॉरेस्टेशन को रोकना है, हमने एफॉरेस्टेशन करनी है। कंट्रोलिंग ग्रेजिंग, ग्रेजिंग को हमने कंट्रोल करना है। एनकरेजिंग एफॉरेस्टेशन, हमने पेड़ लगाने हैं। प्रैक्टिसिंग टेरेस फार्मिंग हमने करनी है इन हिली एरियाज में। सेकंड क्या है? सेकंड मेजर क्या है? लैंड को कैसे बचा सकते हैं? प्रिपरेशन ऑफ शेल्टर बेल्ट्स ऑफ प्लांट्स एंड स्टेबलाइजिंग ऑफ सैंड ड्यून्स बाय ग्रोइंग थ्रॉनी बुशेस विल हेल्प टू प्रिवेंट लैंड डिग्रेडेशन इन डेजर्ट। तो डेजर्ट एरियाज में हमने क्या करना है? हमने शेल्टर बेल्ट्स, प्लांट के शेल्टर बेल्ट्स लगाने हैं। इससे क्या होगा? जो विंड का फ्लो होता है वो प्लांट से जब टकराएगा तो उनकी स्पीड, विंड की स्पीड कम होगी, तो सॉइल इरोजन नहीं होगा। सैंड ड्यून्स वन प्लेस टू अनदर प्लेस नहीं जाएंगे। उसके बाद माइनिंग जो एक्टिविटीज़ है इनको कंट्रोल हमने करना है। न्यू टेक्नोलॉजी विच रिड्यूस वेस्टेज कैन बी अडॉप्टेड। जो न्यू टेक्नोलॉजी है जिसकी वजह से वेस्टेज को अवॉइड किया जाएगा, वेस्टेज को रिड्यूस किया जाएगा, इनको हमने अडॉप्ट करना है। उसके बाद इंडस्ट्रियल वेस्ट शुड बी केमिकली ट्रीटेड। जो इंडस्ट्रीज से वेस्ट निकलता है उसमें केमिकल होता है, उसको अंदर इंडस्ट्री में ट्रीट किया जाना चाहिए। उस केमिकल को वहाँ से अलग करना चाहिए पानी से, फिर पानी जो है इंडस्ट्रीज का जो वेस्ट पानी है वो वाटर बॉडीज़ में आ जाए। रिमूव द हार्मफुल सब्सटेंसेस, उसको अंदर ही रिमूव किया जाएगा, वेस्ट वाटर को किया जाना चाहे, तब जाके हम लैंड को बचा सकते हैं। उसके बाद अर्बन वेस्ट शुड बी यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस। जो अर्बन वेस्ट होता है, शहरी वेस्ट, उसको यूज़ किया जाना चाहिए फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस एंड बायोमैन्योर। उसके बाद लास्ट क्या है? ओवर इरीगेशन शुड बी स्टॉप्ड। जो हम ओवर इरीगेशन करते हैं ये भी हमने बंद कर देनी है। एंड न्यू मेथड ऑफ इरीगेशन शुड बी फॉलोड। इन ये सभी चीज़ें हैं, इनसे क्या हम कर सकते हैं? लैंड को कंजर्व कर सकते हैं, लैंड को बचा सकते हैं। ये सभी आपने स्टेप्स लिखने हैं, सभी मेजर्स लिखने हैं, लैंड कंजर्वेशन मेजर्स हमने लिखने हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे जो इसका लास्ट टॉपिक बचा है इस चैप्टर का, सॉइल एज रिसोर्स। थैंक यू सो मच।